Hello everybody, IAS Assist welcome you all on the platform of G-Centric। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है ये समझेंगे हम, और ये सब चीज़ समझने के लिए यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर, एक सिस्टम ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम समझ रहे हैं। हम मान के चल रहे हैं कि दूर वहाँ पर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट पर कोई चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू कूलम। पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउट होकर आ रहे होंगे, तो यहां उस पॉइंट चार्ज से दूर कहीं पर हम बात कर रहे हैं, हमारे स्पेस में पॉइंट चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल करके आ रही होंगी। आप ऐसे मत समझिएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो ऐसे होनी चाहिए थी यहाँ पर, ये ऐसे कैसे हो गई। ये मैंने शो कर दिया, एक्चुअल में वो बहुत दूर है। बहुत दूर में जब होगा तो हमें तो ऐसे फील हो रही होगी ना, जैसे सन जो होता है वो बहुत दूर डिस्टेंस पर है, तो वहां से जो रोशनी आती हुई दिखती है वो हमें ऐसे डायरेक्शन में दिखती है ना। एक्चुअल में तो चारों तरफ फैल रही होगी, लेकिन क्योंकि बहुत दूर है तो हमें सीधे परछाई जो होती है वो सेम इसी जगह बनती है, चाहे कोई ऑब्जेक्ट ऊपर हो या थोड़ा सा नीचे हो, उसी सेम डायरेक्शन में होगी। ऐसा ही कुछ है, वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे उस वाले चार्ज की वजह से ऐसे इस डायरेक्शन में बन रही है, पॉजिटिव है इसलिए आउटवर्ड आ रही है। अब इस स्पेस के अंदर जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई है, उस स्पेस के अंदर एक पॉइंट ए पर एक चार्ज प्लेस है Q, और ये चार्ज भी मैं पॉजिटिव कंसीडर कर ले रहा हूं। हो सकता है नेगेटिव माने, हम पॉजिटिव कंसीडर करके चल रहे हैं। अभी पॉजिटिव चार्ज को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करोगे, आप समझ सकते हो इस पॉजिटिव चार्ज पर इस वाले पॉजिटिव चार्ज की वजह से रिपल्सिव फोर्स लगना चाहिए। या अगर ये समझ में नहीं आता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फोर्स में रिलेशनशिप होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इक्वल टू फोर्स बाय क्यू। तो यहां से आप अगर समझो तो आप कहोगे इस वाले चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा, और फोर्स होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई कंसीडर कर रहे हैं, ई मल्टीप्लाई बाय क्यू। और क्यू कौन सा, जिसकी वजह से जनरेट हो रहा है, जिस पर देख रहे होते हैं हम, जिस पर देख रहे होते हैं, क्योंकि जिस पर देख रहे होते हैं उसको डिवाइड करेंगे तभी तो पर यूनिट वैल्यू के टेस्ट चार्ज पर फोर्स आएगा, तो इसलिए मल्टीप्लाई कर देंगे क्यू से। यहां पर इतना फोर्स लग रहा होगा। ऐसा मान के चलिएगा जैसे मैं एक जगह पर खड़ा हूं, आंधी चल रही है, अगर मैं इस जगह पर खड़ा हूं मुझे फोर्स लग रहा होगा। ऐसे यहां पर किस चीज की आंधी चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की आंधी चल रही है, तो इस चार्ज पर फोर्स लग रहा होगा और रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की सेम डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। अगर ये चार्ज नेगेटिव होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब फील्ड इसको खींच रहा होता, अभी फील्ड इसको फेंक रहा है, दूर फेंक रहा है। अच्छा, फोर्स तो लग ही रहा है, साथ साथ अगर मैं इसको मूव करते हुए, ये पाथ शो किया है मैंने ब्लैक कलर में, ए से लेके इस पाथ से होते हुए बी पॉइंट पर पहुंचे अगर, तो क्या होगा, तो फिर आप कह सकते हो इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इस चार्ज का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और इस चार्ज पर फोर्स भी लग रहा था। फोर्स लग रहा हो किसी ऑब्जेक्ट पे, मान लो ये ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर आंधी आ रही है, इस वजह से फोर्स लग रहा है, इस तरफ फोर्स लग रहा है। मैं इसको इधर प्लेस करूं, फोर्स लग रहा है इस तरफ, मैं इसको इधर प्लेस करूं, तो मुझे कुछ अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ेगा, और मैं अपोजिट में प्लेस कर देता हूं इसको थोड़ा सा इधर, तो मैंने कुछ काम किया, वर्क डन किया। आप में से कोई आकर के इस पर फोर्स लगा के इसको ज्यादा डिस्प्लेस कर देता है, आपने भी काम किया। किसने ज्यादा काम किया, आपने ज्यादा काम किया। आपको याद आ रहा होगा जो वर्क डन होता है, जो काम किया है आपने या मैंने, वो वर्क डन होता है जिस फोर्स के अपोजिट में हम लगा रहे हैं फोर्स, भाई उतना ही तो फोर्स लगा रहे होंगे, मल्टीप्लाई बाय हमने डिस्प्लेसमेंट कितना किया है। याद आया होगा आपको, फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने, वर्क डन इक्वल टू फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन। अगर फोर्स हम लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहे, इसका मतलब कोई वर्क डन नहीं किया हमने। जितना डिस्प्लेसमेंट किया अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई बाय फोर्स करेंगे, दैट विल बी वर्क डन। अच्छा, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर होता है। मान लो ये इनिशियल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट, तो ये इस डायरेक्शन में मान लो 3 मीटर है, ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में, लेकिन अगर वही 3 मीटर इधर लेके चले जाएं तो ये डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, यहां पर मल्टीप्लाई बोल रहा हूं मैं, डॉट या क्रॉस नहीं, सिंपल मल्टीप्लाई। मेरा जो मैथमेटिक्स सिंपल मल्टीप्लीकेशन को रिप्रेजेंट करती है वो मैं बोल रहा हूं। ऐसा मल्टीप्लीकेशन करना है कि वर्क डन आ जाए, और वर्क डन वेक्टर होता है या स्केलर होता है, आपको नॉलेज होगा वर्क डन का। अगर नहीं नॉलेज है तो माइंड में रखिएगा वर्क डन इज स्केलर। इसलिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर्स का ऐसा प्रोडक्ट करना है, ऐसा मल्टीप्लाई करना है कि स्केलर आ जाए, तो आप क्या बोलेंगे, डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो हमें फोर्स जो कि ये रहा एफ वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो वर्क डन आएगा। अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा, अगर ए पॉइंट यहां पर है, बी पॉइंट यहां पर होता, अगर हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे होते इस पाथ में,
तो किसी भी जगह पर आ जाओ पूरे पाथ में, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन में, फोर्स वेक्टर, तो फोर्स भी इस डायरेक्शन में, फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा होगा उनके बीच में एंगल सेम बन रहा होगा। कहीं पर भी देख लो आप, बीच में भी कहीं पर देखोगे सेम बनेगा। मैं क्यों बात कर रहा हूं इसमें एंगल के बारे में, क्योंकि मुझे डॉट प्रोडक्ट करना है और डॉट प्रोडक्ट में जो दोनों के बीच में एंगल बन रहा होता है उसका cos थीटा मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन हमने जो एक्चुअल पाथ कंसीडर किया है उसमें इस पॉइंट पर देखूं तो देखिएगा वेक्टर की डायरेक्शन, फोर्स वेक्टर की डायरेक्शन तो है, और डिस्प्लेसमेंट टेंजेंशियल बनाएंगे तो डायरेक्शन ये बन करके आएगा। तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल बन रहा है वो ऐसा कुछ बन रहा है। अगर इसके बजाय मैं यहां पर देखूं तो देखो फोर्स तो उसी डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट अगर मैं टेंजेंशियल बना के देखूं यहां 90 डिग्री बन रहा है। अगर मैं यहां पर देखूंगा टेंजेंशियल बना करके तो 90 से कम बन रहा है। अलग अलग जगह पर अलग अलग एंगल बन रहा है। तो मैं डॉट प्रोडक्ट करते टाइम पे थीटा कौन सा पुट कर पाऊं, नहीं कर पाऊंगा। इसलिए मैं क्या करूंगा फिर अलग अलग जगह पर, क्योंकि अलग अलग एंगल बन रहा है तो मैं छोटे छोटे पार्ट्स के लिए तो कंसीडर कर सकता हूं ना। ये छोटा इतना स्मॉल पार्ट है कि इसके हर जगह पर सेम एंगल मान सकते हैं। इसके बजाय ये छोटा पार्ट होगा, यहां पर कुछ और एंगल बन रहा होगा। इसलिए हम वर्क डन टोटल कैलकुलेट करने के बजाय छोटा सा पार्ट ऑफ वर्क डन मींस डिफरेंशियल पार्ट ऑफ वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, जिसको मैं DW बोल रहा हूं। मेरा क्वेश्चन नेक्स्ट होगा, ये वेक्टर होना चाहिए, स्केलर होना चाहिए, क्या होना चाहिए? स्केलर। अभी अभी तो मैंने बोला वर्क डन क्या होता है, स्केलर होता है। आपको पहले से भी पता होगा वर्क डन स्केलर होता है, नहीं पता है तो अब ध्यान रखिएगा वर्क डन स्केलर होता है। तो ये वर्क डन है DW स्केलर, जो कि स्मॉल लेंथ DL में डिस्प्लेसमेंट करने में वर्क डन है। किसके अपोजिट में वर्क डन है? जो इलेक्ट्रिक फील्ड था उसकी वजह से जो फोर्स आ रहा था, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट करना है, समझ चुके हम, F.dl हो जाएगा। अच्छा, अब ध्यान से एक चीज और सुनिएगा, यहां देखिएगा, मान लो आंधी चल रही है, मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, मैं उस आंधी की वजह से, मेरे ऊपर जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से आंधी के साथ उड़ करके थोड़ा सा इधर आ गया हूं। यहां पर डिस्प्लेसमेंट हुआ, फोर्स भी लगा मेरे ऊपर, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन हुआ। अब मैं पूछूं ये वर्क डन मैंने किया या आंधी ने किया? आपका आंसर क्या होगा? आप बोलोगे आंधी ने तो काम किया है, ये वर्क डन बाय द आंधी, और आंधी यहां पर एक फील्ड है, दिस इज वर्क डन बाय द फील्ड। अब ऐसा सुनिएगा, आंधी इस तरह से आ रही है, मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है, मैं जोर लगा के इधर दौड़ता हूं थोड़ा सा और यहां पे आ जाता हूं। डिस्प्लेसमेंट इस केस में भी हुआ, वर्क डन यहां पर भी है। फोर्स कितना लगाना पड़ा मुझे? आंधी के बराबर अपोजिट में फोर्स लगाना पड़ा, मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, और कौन सा मल्टीप्लीकेशन? डॉट प्रोडक्ट। ये वर्क डन आ जाएगा। ये वर्क डन आंधी ने किया या मैंने किया? ये वर्क डन मैंने किया। मैं एक्सटर्नल एजेंट हूं जो आंधी के अपोजिट में, फील्ड के अपोजिट में वर्क डन कर रहा है, और फर्स्ट केस में मेरे ऊपर वर्क डन किया है फील्ड ने। तो ये जो वर्क डन है, ये अगर मैं F.dl छोड़ देता हूं तब ये मान के चलेंगे हम कि यहां पर जो फील्ड है वो चार्ज को भगाए अगर इधर उधर, तो वर्क डन हो, तब तो आप ये कहोगे। जैसे अगर इस चार्ज पर फोर्स लग रहा था, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में। अगर ये चार्ज थोड़ा सा इधर आगे चला जाता तो जो वर्क डन होता जितना भी, वो फील्ड ने किया होता। लेकिन हम इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, हम एक्सटर्नल एजेंट की तरीके से इसको डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहां पर वर्क डन जो होगा डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट है, इसलिए हम यहां पर नेगेटिव साइन शो कर देंगे। यहां समझिएगा, नेगेटिव साइन शोज दैट वर्क इज डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। वर्क डन इज बाय एक्सटर्नल एजेंट। क्लियर हुआ होगा बातें? तो इसलिए हम यहां नेगेटिव साइन शो करेंगे। ये तो डिस्प्लेसमेंट DL में वर्क डन है, लेकिन मुझे तो A से लेके B तक डिस्प्लेसमेंट में वर्क डन की बात करनी थी, उसको मैं कह दूंगा वर्क डन टोटल, और A से लेके B तक के लिए इसलिए WAB, और ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ दिस स्मॉल dW फ्रॉम A टू B। मींस माइनस तो कॉमन आउट हो जाएगा, F.dl वेक्टर फ्रॉम A टू B। अब ध्यान दीजिएगा, F की जगह QE कह सकते हैं हम, तो हो जाएगा माइनस ऑफ A टू B। Q मैं कॉमन आउट ले रहा हूं, ये स्मॉल q पर था ना फोर्स जो लग रहा था, QE.dl। ये हो गया वर्क डन टू डिस्प्लेस ए चार्ज Q, स्मॉल q वैल्यू के साथ था ना, फ्रॉम पॉइंट A टू B, और दिस वर्क डन इज बाय द एक्सटर्नल एजेंट, नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। अगर यही Q चार्ज कितना भी गुलाम हो सकता है ना, Q का वैल्यू समथिंग गुलाम हो सकता है, 5 गुलाम, 2 गुलाम, ऐसा कुछ। अगर ये टेस्ट चार्ज हो, टेस्ट चार्ज हो इसका मतलब कितने वैल्यू का हो? +1 गुलाम का, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, टेस्ट चार्जेस ऑफ +1 गुलाम। तो जो वर्क डन होगा उसको हम VAB बोल रहे हैं,
और वो वर्क डन जो होगा वो होगा वर्क डन पर यूनिट चार्ज। आप समझो 4, अगर मैं कहूं 4Q इक्वल टू +1 कूलम मींस टेस्ट चार्ज, तो जो वर्क डन आएगा वो हो जाएगा माइनस ऑफ Q की वैल्यू, क्योंकि 1 पुट कर रहा हूं E.dl फ्रॉम A टू B। और ये जो आ रहा है, क्या ये इसमें Q को डिवाइड कर दूं तो यही आएगा ना, तो इसलिए इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, ये तो WAB जो आ रहा था उसमें Q डिवाइड कर दें वो है, और इस वर्क डन को हम बोलेंगे V। अब मैं AB बोलूं या BA बोलूं, अभी ये थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन है, मुझे तो पता है, खैर आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं इसको अभी छोड़ दे रहा हूं कि इसको VAB बोलना चाहिए या VBA बोलना चाहिए। ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज है, ठीक है, और A से लेके B तक डिस्प्लेस करने में जो चार्ज जो वर्क डन है वो है ये, इसको V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभी मैं VAB और BA ये छोड़ दे रहा हूं, आप भी चाहे तो अपने नोट्स जो मेंशन करना है उसमें AB/BA लिख लीजिएगा। अब इनमें से जो करेक्ट होगा वो आगे समझ करके लौट करके जो गलत होगा उसको काट दीजिएगा बाद में आगे, ठीक है। बट अभी मैं नहीं बता रहा कि क्या होता है, मुझे तो पता है, खैर AB होगा या B होगा डिस्कस करेंगे अभी आगे हम, ठीक है। अगर अब हम डिफाइन करें तो इसको बोलेंगे ये है वर्क डन टू डिस्प्लेस ए यूनिट वैल्यू ऑफ टेस्ट चार्ज फ्रॉम पॉइंट A टू B, और इसी को हम बोल देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B। चलिए तो नोट मेंशन कीजिएगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आप साथ साथ लिख लीजिएगा। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B, दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब होता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक 1 कूलम के टेस्ट चार्ज को लेके आने के लिए जो वर्क डन करना पड़ेगा वही दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। अब मान लो दो पॉइंट इक्वी पोटेंशियल है, मींस दोनों में सेम पोटेंशियल है, इसका मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक लेके आने के लिए वर्क डन कितना पड़ रहा होगा, सेम पोटेंशियल मींस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो ना, पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होगा तो वर्क डन कितना करना पड़ रहा होगा, जीरो, ठीक है। तो वर्क डन की वैल्यू जीरो हो जाएगी उस केस में, क्लियर हुई बात। तो आप साथ में नोट ये भी मेंशन कर सकते हो, फॉर इक्विपोटेंशियल पॉइंट्स और इक्विपोटेंशियल सरफेसेस और इक्विपोटेंशियल लाइंस टू डिस्प्लेस ए चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट वर्क डन इज जीरो। ये तो समझ में आया हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। अभी AB या BAB आगे की चीज डिस्कस करने के बाद लौट करके हम समझेंगे। अब ये है कि हमें पोटेंशियल फाइंड करना होगा किसी पॉइंट पर, हम एक्चुअल में पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, हम पोटेंशियल क्या होता है ये समझना चाहते हैं। तो इसके लिए एक एग्जांपल मैं कहता हूं, मान लो आपके पास 100 रुपए हैं, मेरे पास 200 रुपए हैं, मैं अगर डिफरेंस ऑफ अमाउंट बोलूंगा तो बोलूंगा 100 रुपए का, ठीक है। अगर कोई आपके पास कोई बाहर से आकर के बोल दे कि आप में मैं A हूं और आप B हैं, A और B के बीच में अमाउंट का डिफरेंस 100 रुपीज है, तो क्या आप कह सकते हो कि 100 और 200 हैं दोनों, एक के पास 100 एक के पास 200 है। अगर आप ऐसा कहोगे तो ऐसा भी तो कह सकता हो कि 300 एक के पास हो, 400 एक के पास हो, ऐसा भी कह सकते हो आप 1000 एक के पास हो, 1100 एक के पास हो, क्लियर है बात। तो जब तक हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है तब तक हम एक और दूसरा दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल का डिफरेंस कितना ये तो कह सकते हैं, बट इंडिविजुअल एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, दूसरे पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, ये कुछ भी नहीं कह सकते। हम समझना चाहते हैं एक पॉइंट पर कितना पोटेंशियल, दूसरे पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है। अब इसी में मैं केस एक कंसिडर करता हूं, आपके पास 0 रुपए है, ठीक है। अगर ऐसा केस है कि आपके पास 0 रुपए और कोई बोलता है कि हमारे बीच में अमाउंट का डिफरेंस 500 रुपीज है, तो मेरे पास 500 रुपीज होंगे। कुछ और कोई बोल सकता है क्या? अगर आपके पास 0 रुपए मतलब मैं इस रेफरेंस के रेस्पेक्ट में डिफरेंस बता रहा हूं जो कि खुद एक 0 पर है, तो फिर जो डिफरेंस होगा वही मेरे पास अमाउंट हो जाएगा। तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू एक पॉइंट, ऐसे पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम बताएं जिस पर खुद पर पोटेंशियल 0 हो, तो फिर वो पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल एट दैट पॉइंट बन जाएगा। अब देखिएगा एक पॉइंट जिस पर पोटेंशियल 0 होगा वो कहां पर होगा। अगर मैं यहां पर बात करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। कूलम्ब्स लॉ ये बोलते हैं ना, Q/4πε0r²ar²। जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कम होती जाएगी। अगर मेरा जो इनिशियल पॉइंट है जहां से मैंने चार्ज को मूव करने स्टार्ट किया वो A पॉइंट जो होता वो इनफाइनाइट पर होता, तो वहां से मूव करके लेके आने वहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल 0 होता। कैसे होता अब ये समझने के लिए मैं एक बार इसी को, ये जो कैलकुलेशन हमने की थी एक पॉइंट और B पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, इसको दूसरे तरीके से और समझता हूं एक बार।
स्ट्रक्चर यही है, दूसरे तरीके से इसका क्या एक्सप्रेशन बनकर के आएगा वो हम समझते हैं। अभी जो एक्सप्रेशन हमने फाइंड किया दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का, वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई वेक्टर से रिलेट होकर के आ रहा है। हम दूसरी फॉर्म में और समझते हैं एक बार इसको, तो देखिएगा इसको। हम इस रिजल्ट पर तो पहुंच चुके थे ए बी या बी ए में, अभी हमें डाउट है कौन सा होगा। अब हम दूसरे तरीके से समझने के लिए ये मान के चलें कि हमारा जो पॉइंट चार्ज था उससे ए पॉइंट का डिस्टेंस जो है दैट इज आर ए, बी पॉइंट का डिस्टेंस इज आर बी। बीच में हम पाथ को फॉलो कर रहे होंगे अलग अलग, पता नहीं कैसे कौन से दुनियादारी में घूम फिर करके आ रहे होंगे। किसी डीएल के लिए, जिस डीएल के लिए आपने इसको डॉट प्रोडक्ट करके स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन फाइंड किया था, उस डीएल की डिस्टेंस आर है। अगर हम यही पड़ोस वाला जो नेबरिंग है डीएल चेंज कर देंगे, भाई इंटीग्रेशन करते टाइम आप डीएल को चेंज करते चल रहे होंगे ना पोजीशन, तो फिर ये आर भी चेंज होता चल रहा होगा। आर ए फिक्स है, आर बी फिक्स है, आर पूरे इंटीग्रेशन में जैसे जैसे आप पाथ को फॉलो कर रहे होंगे वैसे वैसे चेंज हो रहा होगा। अच्छा, इस डीएल पर जो पोटेंशियल होगा, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी ई, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ होगी Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिस्टेंस कितना है आर का स्क्वायर और ए आर कैप, इसी डायरेक्शन में होगी ना, इस डायरेक्शन को मैं ए आर कैप कंसिडर करके चल रहा हूं। ये ई वेक्टर है, तो मैं ई को अगर यहां प्लेस करूं तो ध्यान से देखना, इंटीग्रेशन में जब आप ए से बी तक जा रहे होंगे तो आर वेरी कर रहा होगा ना, तो मैं ई को वहां प्लेस करके अब जो भी है वी ए बी या वी बी ए थोड़ी देर में क्लियर होने वाला है, माइनस ऑफ ए टू बी, ई का वैल्यू हो गया Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर ए आर कैप। यहां से देख के क्या समझ में आता है, ई वेक्टर कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में। अगर पाथ ऐसे नहीं ऐसे फॉलो हो रहा होता तो ऐसे आ रहा होता, पाथ ऐसे फॉलो हो रहा होता, डीएल यहां पे होता तो ऐसे आ रहा होता, तो मतलब ये ए आर कैप डायरेक्शन में स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का ए आर कैप है, तो डीएल भी फिर स्फेरिकल वाला लिखना चाहिए। स्फेरिकल में डीएल जो होता था याद आ रहा होगा आपको, डी आर ए आर कैप प्लस आर डी थीटा ए थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई ए फाई कैप। अगर डॉट प्रोडक्ट करें तो ए आर वाले मल्टीप्लाई होंगे, ए थीटा वाला पार्ट कोई है ही नहीं, ए फाई वाला कोई पार्ट है ही नहीं, तो हो जाएगा माइनस ऑफ ए टू बी Q बाई 4 पाई एप। अच्छा, मैं कॉन्स्टेंट्स को कॉमन आउट और ले लेता हूं, Q कॉन्स्टेंट आउट हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट आउट हो जाएगा, रह जाएगा ए टू बी 1 बाय आर स्क्वायर ऑफ डी आर। आर के रेस्पेक्ट में ही 1 बाय आर स्क्वायर का इंटीग्रल करना है। अब मीन्स हमें r की पावर -2 का इंटीग्रल करना है, पावर एक इंक्रीज हो जाएगी -1 और जो है वो कोफिशिएंट में आ जाएगा, ऐसे होगा ना, तो -1 बाय आर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर, -1 बाय आर से नेगेटिव से ये कैंसिल आउट हो गया। ए टू बी का मतलब होगा ए पर आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल है ना, आर की वैल्यू, ए पर आर की वैल्यू आर ए थी और बी पर आर की वैल्यू आर बी थी, तो ये हो जाएगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए, ऐसा बन करके आ गया। ये बन के आ गया है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। अब ए बी है या वी बी है, वी ए बी है वी बी है, ये देखना है हमें। अच्छा, ध्यान से एक बार देखिएगा था, अगर मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था मैं एक पॉइंट पर पोटेंशियल बात करूं तो इनफाइनाइट से आऊंगा, इनफाइनाइट से जब आ रहा हूंगा तो इनफाइनाइट पर सब कुछ खत्म हो जाएगा, फील्ड व्हील कुछ नहीं रहेगा, तो वो रेफरेंस है, वहां पर जीरो है सब कुछ, पोटेंशियल भी वहां जीरो होगा। वहां से बी तक आने में जो वर्क डन होगा वो उस पॉइंट इनफाइनाइट पर जो पॉइंट है और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, और इनफाइनाइट पर पोटेंशियल कितना है, जीरो, जीरो के रेस्पेक्ट में डिफरेंस की बात करें तो बी पर पोटेंशियल हो जाएगा। तो मैं अगर कहूं पोटेंशियल एट बी, तो ये हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस विद रेस्पेक्ट टू ए पॉइंट एट इनफाइनाइट। जो इनफाइनाइट पर है उस पर खुद पर पोटेंशियल जीरो होगा, इसलिए उसके रेस्पेक्ट में डिफरेंस की बात करेंगे तो पोटेंशियल एट बी हो जाएगा। तो मैं यहां पर ए जो है आर ए पॉइंट इनफाइनाइट पर मानू तो आर ए कितना हो जाएगा, जीरो। तो यहां पर जो पोटेंशियल होगा वो बी पर पोटेंशियल कहलाएगा। अब ए और बी का डिफरेंस नहीं, बी और ए का डिफरेंस नहीं, बल्कि पोटेंशियल एट बी कहेंगे हम, और ये पोटेंशियल एट बी क्या हो जाएगा, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए में आर ए टेंस टू इनफाइनाइट कर दिया जाए, इनफाइनाइट पॉइंट से आया जाए, रेफरेंस पॉइंट से आया जाए जिस पर खुद पर पोटेंशियल जीरो है, तो ये बनेगा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर बी।
कंक्लूजन ये निकल रहा है किसी पॉइंट पर हमें पोटेंशियल फाइंड करना है, एक चार्ज की वजह से कितना पोटेंशियल आ रहा होगा किसी पॉइंट पर, तो चार्ज डिवाइड बाय 4πε0 और साथ में वो चार्ज से पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है डिवाइड कर दो। तो हम जनरलाइज करना चाहें अगर, तो यहां पर जनरलाइज आप ऐसे कर सकते हो, अगर एक पॉइंट पर चार्ज Q है, इससे किसी डिस्टेंस R पर एक पॉइंट है P, उस P पॉइंट पर पोटेंशियल की बात करें तो क्या जनरलाइज निकल के आया Q/4πε0 और उस पॉइंट की डिस्टेंस। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो क्या होती थी, स्क्वायर होती थी, साथ में डायरेक्शन भी होती थी। ये स्केलर आ रहा है, पोटेंशियल स्केलर क्यों आ रहा है, क्योंकि पोटेंशियल क्या है, वर्क डन है। इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक लेके आने के लिए, चार्ज 1 कूलम के चार्ज को लेके आने के लिए वर्क डन है, और वर्क डन इज स्केलर, इसलिए पोटेंशियल हमेशा स्केलर क्वांटिटी होती है, ये स्केलर बन के आएगा। ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन आ गया अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। अगर ये जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन आ गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये बन रहा है Q/4πε0 डिवाइड बाई RB मींस VB माइनस Q/4πε0 डिवाइड बाई RA मींस VA, मींस ये VB माइनस VA बन रहा है। तो ये जो पोटेंशियल है A से लेके B तक वर्क डन जो बन रहा था पॉइंट चार्ज 1 कूलम के लेके आने के लिए, तो B के पोटेंशियल में से A के पोटेंशियल को माइनस करके बन रहा था। इसको क्या बोलना चाहिए हमें, VAB या VBA, इसको हमें VBA बोलना चाहिए। फिर ऐसा होता है ना, जब आपको, आप नेटवर्क थ्योरी में भी करते होंगे, कोई एक ये एलिमेंट दे रखा है रजिस्टर, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसमें कुछ करंट फ्लो हो रहा है, मान लो 2 एम्पियर, इस रजिस्टर की वैल्यू है मान लो 2 ओम। आपसे कोई बोले VAB, आप बोल देते हो ना 4 वोल्ट, और ये क्या होता है, A पर जो पोटेंशियल होता है वो हाई होता है ना, करंट ऐसे फ्लो रहा है, और B पर जो पोटेंशियल होता है वो लो होता है। मींस A पर जो पोटेंशियल है वो हाई है, उसमें से जो B पर पोटेंशियल है जो कि लो है उसको माइनस किया, तो ये है VA माइनस VB। तो इसको भी क्या बोलेंगे हम, VB माइनस VA को VAB या VBA, VB माइनस VA बन रहा है इसलिए VBA बोलेंगे इसको। और ये B वाले पॉइंट के पोटेंशियल में से A वाले पॉइंट के पोटेंशियल को माइनस करने पर आ रहा है। क्लियर हुआ होगा बात ये, ठीक है। तो ये आगे से हम VBA कहेंगे जो ये बनकर के आया था। अब क्वेश्चन क्या होगा, क्वेश्चन में हमें अगर पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो तो 2 तरीके से पूछा जा सकता है। आपको चार्ज नहीं देगा, बल्कि जिस चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो रहा है उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन दे देगा, 2 पॉइंट्स दे देगा, दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस पूछेगा। आपको क्या दे रखा है, E दे रखा है, तो आप एक्सप्रेशन ये वाला यूज में लोगे। आपको E का एक्सप्रेशन नहीं दे रखा, बल्कि चार्ज दे रखा है कि जिस चार्ज की वजह से ये सारा स्ट्रक्चर है इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, और 2 पॉइंट A और B के बीच में पोटेंशियल फाइंड करना हो, चार्ज दे रखा है, 2 पॉइंट दे रखे हैं तो A और B भी दे रखे होंगे, चार्ज दे रखा है तो चार्ज के भी कोऑर्डिनेट दे रखे होंगे, इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं, A और B के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो डिस्टेंसेस मिल जाएंगी RA और RB, और चार्ज दे रखा है तो फिर एक्सप्रेशन ये वाला फाइंड करना होगा। इस एक्सप्रेशन से हम रिजल्ट पर पहुंचेंगे। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपको पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बल्कि किसी पॉइंट पर पोटेंशियल, तो चार्ज देगा और चार्ज की वजह से पर्टिकुलर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल पूछेगा, तो एक्सप्रेशन जनरलाइज जो हमने ये B पॉइंट पर समझने के लिए अप्लाई किया था ये अप्लाई कर देंगे। क्लियर हुई होगा बातें। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का डिफरेंस 2 पॉइंट्स के बीच में, पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इस तरीके से प्रॉब्लम्स बन सकती हैं, इन्हीं को हमें अप्लाई करना होगा। अब हम रिलेशनशिप समझने जा रहे हैं, E वेक्टर मींस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और पोटेंशियल मींस V में समझने जा रहे हैं। एक बार ये और कवर करते हैं, इसमें छोटा सा पार्ट है, देखते हैं। चलिए देखिएगा, हम ये समझ ही चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होती है, बट पोटेंशियल एट ए पॉइंट स्केलर होता है, इनफाइनाइट से उस पॉइंट तक यूनिट वैल्यू के चार्ज को लेके आने में जो वर्क डन है दैट इज पोटेंशियल, और वर्क डन स्केलर होता है। हमें इस स्केलर क्वांटिटी और इस वेक्टर क्वांटिटी में रिलेशनशिप क्या होता है ये फाइंड करना है। आपसे मैं पूछूं कुछ आप बता पाए तो, आप में से काफी लोग के माइंड में ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E से पोटेंशियल जो होता है वो कुछ कुछ ऐसा रिलेट होकर के आ रहा होता है, और ये हमने समझ लिया था माइनस साइन के साथ था, ये क्या था, VBA था। मैं आपसे पूछ रहा हूं पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर का रिलेशनशिप। आप मुझे बता रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर और पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप। मैं पोटेंशियल डिफरेंस का रिलेशनशिप नहीं, बल्कि मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये मान लो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है स्पेस में, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस इससे कैसे रिलेटेड होगा वो नहीं, बल्कि किसी भी पॉइंट पर
किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, ये पॉइंट मान लो, इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ रहा होगा और ई जो आ रहा होगा उसमें क्या रिलेशनशिप है, या इसकी बजाय इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल आ रहा होगा और ई जो आ रहा होगा उसमें क्या रिलेशनशिप होगा, ये पूछना चाह रहा हूं मैं। समझ में आई बात क्या मैं पूछ रहा हूं? इसलिए ये नहीं चलेगा, मैं जो पूछ रहा हूं क्वेश्चन एनालाइज कर रहा हूं वो ये है ही नहीं। अच्छा, हम जानते हैं कि वर्क डन जो होता है, स्मॉल वर्क डन dw, ये होता है माइनस ऑफ एफ डॉट dl, और इसी को हमने समझ लिया था माइनस ऑफ क्यू ई डॉट dl। और अगर यही चार्ज 1 कूलम का हो तो माइनस ऑफ ई डॉट dl हो जाएगा, और ये हो जाएगा dw बाय क्यू। ये dw बाय क्यू जो होगा, ये ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक अगर हम चार्ज को लेकर के जा रहे थे तो रास्ते में कहीं पर बीच में छोटे से डिस्प्लेसमेंट में जो वर्क डन करना पड़ा यूनिट वैल्यू के चार्ज को लेके आने के लिए, वर्क डन करना पड़े यूनिट वैल्यू के चार्ज को लेके आने के, दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां पर ये छोटी सी लेंथ के एक कोने से दूसरे कोने के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। ये बहुत ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस नहीं होगा, छोटे छोटे अड़ोस पड़ोस वाले, तो नेग्लिजिबल डिफरेंस आ रहा होगा, इसलिए इसको हम बोलेंगे डीवी है। V का मतलब तो पोटेंशियल और dV मतलब पोटेंशियल में चेंज, थोड़ा सा चेंज, छोटा सा चेंज। छोटा सा क्यों? क्योंकि स्मॉल लेंथ के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप आप ऐसे कह सकते हो, dV ये बन रहा है। अब dV पर बात करें, V जो होगा, ध्यान से समझिएगा, V जो होगा किसी भी पॉइंट पर V, यहां पर या यहां पर V सेम तो नहीं होगा। चार्ज से V कैसे रिलेटेड होता है? Q अपॉन 4πε0r, मतलब अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पर अलग अलग होगा, क्योंकि r चेंज हो रही होगी, डिस्टेंस चेंज हो रही होगी। इसलिए आप बोल सकते हो कि v एक्स वाई जेड का फंक्शन है, v इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, स्पेस में अलग अलग कोऑर्डिनेट्स पर अलग अलग होगा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे v dv समझना है, तो मैं ऐसे बोल रहा हूं कि एक ये पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर आए। अच्छा, ये जो पाथ है जरूरी नहीं है कि ये इस तरह से प्लेन पर चल रहा हो, ये ऐसे भी चल रहा हो सकता है। तो मैं एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट पर आ रहा हूँ तो x में कुछ वेरिएशन हो रहा होगा, y में भी कुछ वेरिएशन हो रहा हो सकता है, कम या ज्यादा, और z में भी कुछ वेरिएशन हो रहा हो सकता है। तो यहां पर जो dv है, ये x में कुछ वेरिएशन, y में कुछ वेरिएशन और z में कुछ वेरिएशन की वजह से वोल्टेज में चेंज जो आ गया है वो है dv। अगर मैं बोल रहा हूं कि v जो है x y z का फंक्शन ही ना होता, हर जगह पर सेम होता, तो क्या x में वेरिएशन की वजह से v में कोई चेंज आ रहा होता, y में वेरिएशन की वजह से भी v में कोई चेंज नहीं आ रहा होता, z में वेरिएशन की वजह से भी कोई v में चेंज नहीं आ रहा होता? आप बोलते कि नहीं आ रहा होता, इसलिए dv 0 बनता। लेकिन क्योंकि ये x का फंक्शन है, इसलिए x चेंज होने के साथ v में कोई चेंज आएगा, v में कोई चेंज आएगा तो dv कुछ ना कुछ आएगा। बट x में ही चेंज हो रहा है, y में भी और z में भी चेंज हो रहा है, इसलिए v में टोटल कितना चेंज आ रहा होगा? तो मैं कह सकता हूं ये v का रेट ऑफ चेंज कितना है x के रेस्पेक्ट में। x में चेंज होने के साथ v में कितना चेंज होता है, वो x का फंक्शन किस तरीके से है इस पर डिपेंड करेगा। क्योंकि x का फंक्शन है, इसलिए x में चेंज होने के साथ v में चेंज हो रहा होगा। किस रेट के साथ चेंज हो रहा होगा वो मैं कह रहा हूं। अगर मेरा 1 मीटर आगे जाए तो फिर कितना चेंज हो रहा होगा? x चेंज होने पर यही बोलोगे। लेकिन एक्चुअल में आप एक जगह से दूसरी जगह पर जा रहे हो स्मॉल लेंथ कवर करने में, तो 1 मीटर थोड़ी, बहुत स्मॉल चेंज इन x की बात कर रहे हो। ये हुआ चेंज इन v व्हेन चेंज इन x इज 1 मीटर, रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है। लेकिन मल्टीप्लाई बाय dx और कर दूं तो हो जाएगा रेट ऑफ चेंज के साथ, और फिर आपने एक्चुअल में कितनी लेंथ कवर की x डैक्स में वो मल्टीप्लाई कर दी तो टोटल चेंज आ गया। लेकिन केवल x में थोड़ी चेंज किया हमने, y में भी चेंज किया है, तो इसलिए चेंज टोटल कितना आ रहा होगा उसके लिए आप प्लस ऐड और करोगे कि y में चेंज होने की वजह से कितना चेंज हो रहा है। आप कहोगे y में चेंज किस रेट के साथ हो रहा है, मल्टीप्लाई बाय y में चेंज कितना किया हमने। अगर मेरे जो वेरिएशन हो रहा होगा उसमें y में कोई चेंज ही नहीं होगा तो ये अपने आप 0 आ जाएगा। y में कोई चेंज हो रहा होगा, इधर से उधर y में जा रहे होंगे तो इसकी कुछ ना कुछ वैल्यू बन करके आएगी। ऐसे z के रेस्पेक्ट में भी कोई v में चेंज है, कुछ रेट ऑफ चेंज है, मल्टीप्लाई बाय z में कितना चेंज है कर देंगे, ये टोटल dv आ जाएगा। समझ में आई होगी बात। यहां पर नेक्स्ट हम बात करते हैं e की। मैं यहां पर जो सारा कैलकुलेशन समझ रहा हूं वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में समझ रहा हूं, तो इसको भी कार्टेशियन में ही समझते हैं। तो मैं मान ले रहा हूं कि लेट जो e वेक्टर है वो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम्स में कोई वेक्टर है, ex ax कैप प्लस ey ay कैप प्लस ez az कैप कंसीडर कर लिया है मैंने। तो फिर dl भी कार्टेशियन में मानना पड़ेगा मुझे। dl कार्टेशियन में क्या होता है? कार्टेशियन में dl होता है dx ax कैप प्लस dy ay कैप प्लस dz az कैप। तो यहां से अगर मैं dv, ये तो फर्स्ट
मैंने समझा था डीवी। मैं यहां से अगर डीवी समझना था तो डीवी इज ई डॉट डीएल विद नेगेटिव साइन, तो नेगेटिव दोबारा रख रहा हूं, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करें तो एक्स एक्स ए एक्स वाले मल्टीप्लाई हो जाते हैं ना, तो ई एक्स डी एक्स, नेगेटिव मैंने कॉमन आउट निकाल लिया है, प्लस ई वाई डी वाई प्लस ई जेड डी जेड। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई। फर्स्ट इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन को अगर आप कंपेयर करें तो दोनों की दोनों डीवी का रिलेट कर रही हैं। dx के साथ जो आ रहा है दैट विल बी मस्ट बी ex विद नेगेटिव, dy के साथ जो आ रहा है दैट मस्ट बी माइनस ई वाई, dz के साथ जो आ रहा है दैट मस्ट बी माइनस ई जेड। तो कंपेयर करोगे तो यहां से रिजल्ट ये बन के आएगा ex विल बी इक्वल टू मैं नेगेटिव ऑफ ex इक्वल टू डेल वी बाई डेल एक्स बोलूं या ex इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल एक्स बोलूं, एक ही बात है, माइनस डेल वी बाई डेल एक्स। ई वाई विल बी इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल वाई, ई जेड विल बी इक्वल टू माइनस डेल वी बाई डेल जेड। सो ई वेक्टर क्या था, ex ax कैप प्लस ई वाई कैप प्लस ई जेड कैप, ex ई जेड मिल गया हमें, माइनस ऑफ ex इज डेल वी बाई डेल एक्स विद ax कैप, सब में माइनस है, कॉमन आउट निकाल दिया मैंने, डेल वी बाई डेल वाई ए वाई कैप प्लस डेल वी बाई डेल जेड ए जेड कैप। ये ई वेक्टर बन गया, समझ आई बात है, ये ई वेक्टर बन गया। अब इस ई वेक्टर पर आप ध्यान दीजिए है क्या है। अगर मैं आपसे v का ग्रेडियंट पूछता, ग्रेडियंट सॉरी डॉट प्रोडक्ट नहीं सिंपल मल्टीप्लाई, तो आप ऐसे कहते हैं ना v जो कि एक्स वाई जेड का फंक्शन है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल विद एक्स कैप प्लस उसी का y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल विद ए वाई कैप। याद आ रहा होगा ग्रेडियंट जो हमने पढ़ा है पिछले यूनिट में, ठीक है। तो मैं इसका मतलब कह सकता हूं ये जो दिख रहा है मुझे ये ग्रेडियंट ऑफ v है और साथ में नेगेटिव साइन और आ रहा है। ये आ गया रिलेशनशिप बिटवीन ई वेक्टर एंड v। आपको अब अगर क्वेश्चन में v दिया जाए, v का एक्सप्रेशन दिया जाए और आपसे इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन पूछा, आप जो v का एक्सप्रेशन दिया जाएगा उसका ग्रेडियंट कर देंगे। आपको याद भी आ रहा होगा ग्रेडियंट हमेशा वेक्टर बनाता है, ग्रेडियंट स्केलर का होता है। हमें एक स्केलर v को एक वेक्टर ई वेक्टर से रिलेट करना था, तो इस स्केलर का ग्रेडियंट, एक ही ऑप्शन है ग्रेडियंट करके वेक्टर बनाया जा सकता है। तो v का ग्रेडियंट करेंगे तो e बनेगा, साथ में एक ही और ध्यान रखना है अब हमें कि माइनस और आता है, इसको ध्यान रख लेंगे हम। v अगर दिया जाएगा ई वेक्टर कैलकुलेट कर लेंगे। कभी कभी ऐसा हो सकता है, प्रॉब्लम्स हम प्रैक्टिस करेंगे इस लेक्चर के बाद, ठीक है। कभी किसी प्रॉब्लम में ऐसा भी हो सकता है कि ई वेक्टर का एक्सप्रेशन दिया जाए और v पूछ ले। अब ई वेक्टर का एक्सप्रेशन दिया जाए, v पूछ ले, इस डेल को हटाना है, इसका मतलब हमें केवल v बताना है, डेल हटना चाहिए। तो डेल को हटाने का मतलब ऐसा थोड़ी हो जाएगा डिवाइड बाय डेल कर दें। कभी आपने पढ़ा है किसी वेक्टर में डेल ऑपरेटर डिवाइड करने के बाद कौन सा ऑपरेशन होता है क्या? ऐसा कोई नहीं कर सकते हम। फिर भी क्वेश्चन तो पूछा जाएगा आपसे, ई वेक्टर दिया जाएगा और v पूछा जाएगा। ऐसा जो क्वेश्चन होगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा जिसमें ऑप्शंस होंगे। एक ही तरीका रह जाता है, आपको जो ऑप्शंस दिए हुए हैं उन ऑप्शंस में फर्स्ट ऑप्शन में जो v दे रखा है उसका ग्रेडियंट कैलकुलेट करके देखो, नेगेटिव साइन लगा के देखो जो हमें क्वेश्चन में ई वेक्टर दे रखा है उसके साथ मैच हो रहा है या नहीं। अगर फर्स्ट ऑप्शन के साथ मैच नहीं होता तो सेकंड ऑप्शन के लिए देखिए, v वेक्टर का ग्रेडियंट विद नेगेटिव साइन करके देखिए, ई वेक्टर बनना चाहिए। ई वेक्टर बनना चाहिए मतलब ई वेक्टर के सारे कंपोनेंट से एक्स डायरेक्शन वाला, वाई डायरेक्शन वाला और जेड डायरेक्शन वाला सारे के सारे मैच होने चाहिए। जिस ऑप्शन में ये सब बन जाएगा, मैच हो जाएगा, वही आप करेक्ट आंसर कह दोगे। क्लियर हुआ होगा बात, ये किस तरह से प्रॉब्लम्स करनी है हमें, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले, इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक चीज और टू बी नोटेड माइंड में रखिएगा, ध्यान से देखना। ग्रेडियंट आपको याद आ रहा होगा, पिछला यूनिट में हमने डिस्कस किया था। ग्रेडियंट मैक्सिमम स्पेस रेट ऑफ चेंज को शो करता है, क्या मींस रेट ऑफ चेंज को शो करता है। ध्यान देखिएगा, यहां पर v मान लो 10 वोल्ट है, यहां पर v मान लो 12 वोल्ट है, तो आप बोलोगे यहां से यहां तक जाने में v में चेंज हुआ है और 1 मीटर की डिस्टेंस ही मान के चलो मैं, कितना 2 वोल्ट का, 2 वोल्ट इंक्रीज हुआ है। ये ग्रेडियंट ऑफ v इस पॉइंट पर जो होगा वो इस डायरेक्शन में ही मैक्सिमम मान लो तो ये 2 वोल्ट बन के आ जाएगा। लेकिन मुझे उसका नेगेटिव करना है, मतलब हाँ ग्रेडियंट जो होता है वो जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ चेंज आता है तो इस डायरेक्शन में आता है ना, लेकिन नेगेटिव कर दो तो उल्टा। कंक्लूजन ये निकल के आ रहा है कि v जिस डायरेक्शन में मैक्सिमम इंक्रीज हो रहा होगा उसका उल्टी डायरेक्शन में ई वेक्टर होगा, अपोजिट डायरेक्शन में ई वेक्टर होगा। मींस इन द डायरेक्शन इन विच v इंक्रीज्ड का नेगेटिव मींस v डिक्रीज्ड। इन द डायरेक्शन इन विच v मींस पोटेंशियल डिक्रीज, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ओरिएंटेड। जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ने के बाद पोटेंशियल कम होता जा रहा होगा, यहां पर ग्रेडियंट का मतलब तो बढ़ना होता है लेकिन नेगेटिव लगा दिया, कम होता जा रहा होगा, उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा। इसीलिए हम बोलते हैं हमेशा कि हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है।
जो फर्स्ट लेक्चर था हमारा जिसमें हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था सिलेबस डिस्कशन के बाद, वहां पर ये चीज यूज में भी ली थी मैंने। अब उस चीज को हमने समझ लिया आगे से, जहां पर हाई पोटेंशियल होगा वहां से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ लो पोटेंशियल है। हाई पोटेंशियल जहां पे होगा वहां से लो पोटेंशियल की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पर आगे से हमेशा ये याद रखना है, हमें आप नोट लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज ओरिएंटेड इन द डायरेक्शन इन विच पोटेंशियल डिक्रीजेस। चलिए हमने अब ये रिलेशनशिप समझ लिया है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ लिया है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना समझ लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन दिया जाए तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई डॉट डीएल, जिन पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना हो नेगेटिव ऑफ, और हमें क्यू चार्ज दे रखा हो, फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन नहीं दे रखा हो, तो हम इससे कैलकुलेट करेंगे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाय आर बी माइनस 1 बाय आर ए, और ये बन के आता था वी बी माइनस वी ए, वी बी ए जिसको हम बोलते थे। और हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है किसी पॉइंट पर, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। हमें पोटेंशियल दे रखा हो, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा हो, या इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा हो, पोटेंशियल पूछा हो, ये हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जब हमें कॉन्फिडेंस आ गया है कि हम इतना सब कुछ कर सकते हैं, तो कीपिंग दिस ऑल कैलकुलेशंस जो हमने इस लेक्चर में डिस्कस किए हैं, इसको माइंड में रखते हुए अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।